हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए एक ऐसी साउथ सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। सोचिए, एक घने जंगलों के बीच बंदरों से घिरे एक घर में रहता है एक सख्त रिटायर्ड फौजी और उसका बेटा। लेकिन सब कुछ उलझ जाता है जब परिवार का मासूम बच्चा अचानक गायब हो जाता है। अब सवाल यह है, सच में हुआ क्या था? किसने क्या छुपाया? कौन झूठ बोल रहा है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट आते हैं कि आप दंग रह जाओगे। तो अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमने पुष्पा 2 का भी सभी एक्सप्लेनेशन किया है, वो भी ज़रूर देखना, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते किष्किंधा कांदम की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से होती है, जहां चुनाव नजदीक होने के कारण गन लाइसेंस रखने वालों से उनकी बंदूकें जमा करवाई जा रही हैं। पुलिस हर लाइसेंस होल्डर को बुलाकर लिस्ट बना रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। उसी दौरान हम मिलते हैं अजय से, जो अपने जिगरी दोस्त शिवा और अपर्णा के साथ रजिस्टर ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि आज अजय और अपर्णा की शादी होने वाली है। इसी बीच अजय के पास पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। कॉल पर पुलिस अफसर बताते हैं कि अजय, हमें जानकारी है अप्पू पिल्लई आपके पिता है और उनके पास एक गन का लाइसेंस है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। चुनाव से पहले गन जमा करना जरूरी है। अजय विनम्रता से जवाब देता है, सर हो सकता है पापा बिजी हो, मैं शाम तक खुद आकर गन जमा कर दूंगा, अभी घर से काफी दूर हूँ। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, कम से कम पता बता दीजिए, हम खुद गन लेने आ जाएंगे। इसके बाद अजय थोड़ा चिंतित होता है। ये देख शिवा उसे सलाह देता है, भाई पापा से एक बार पूछ ले कि गन कहाँ रखी है, अगर कहीं खो गई हो तो पहले से रिपोर्ट कर देना बेहतर होगा। कल अगर उस बंदूक से कुछ गलत हो गया तो सबसे पहले शक तुम लोगों पर ही जाएगा। अजय अपने पिता को कॉल करता है। अप्पू कहते हैं, अभी बंदूक ढूंढ रहा हो, काफी समय हो गया उसे देखे हुए। अजय बोलता है, पापा प्लीज ढूंढिए, पुलिस स्टेशन में जमा करनी है। इस पर अप्पू गुस्से में कहते हैं, ढूंढ लूंगा और जमा भी कर दूंगा, अब फोन रख। फोन कट जाता है। शिवा यह सब सुन लेता है और अजय को दोबारा सलाह देता है, मिसिंग रिपोर्ट फाइनल कर दे, ये जरूरी है। लेकिन अजय कहता है, पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं मैं उनसे दोबारा बात नहीं कर सकता, पहले शादी निपटा लेता हूँ। इसके बाद अजय और अपर्णा की शादी हो जाती है और दोनों घर लौटते हैं। उधर पुलिस अधिकारी पते पर पहुंच जाते हैं जो अजय ने दिया था। अप्पू पिल्लई से पूछताछ की जाती है और वो ईमानदारी से जवाब देते हैं कि गन खो गई है। पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है। उसी वक्त अजय भी घर पहुंचता है। हमें यह पता चलता है कि अप्पू रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है और अजय खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। पुलिस ऑफिसर अप्पू से नाराज होते हैं और कहते हैं, तुम लोग सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हो, फिर भी एक बंदूक तक नहीं संभाल पाए। अगर चुनाव ना होता तो हमें इसकी खबर भी नहीं मिलती। अगर इस गन से कोई जुर्म हो जाता तो सबसे पहले शक तुम लोगों पर ही जाता। अप्पू को यह सब सुनकर गुस्सा आता है। वो कहता है, ठीक है, मैं मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवा देता हूँ, अगर आप चाहें तो चुनाव तक मुझ पर नजर भी रख सकते हैं। पुलिस ऑफिसर गन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रात को अजय अपर्णा के साथ बैठा होता है और सोचता है कि शादी के बाद अब थोड़ा समय अपर्णा को भी देना चाहिए। तभी अप्पू पीछे से आता है और कहता है, कल मनियम को बुलाऊं और उसके साथ कुछ और लोगों को भी, मुझे पेड़ पर कुछ लोग चढ़ाने हैं। अगले ही दिन अपर्णा अपनी कॉफी लेकर आसपास के इलाके में घूम रही होती है, क्योंकि अजय का घर जंगल के पास है, वह शांति है और हरियाली है। तभी अपर्णा की नज़र एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक पुराना रेडियो रखा होता है। वो चौंक जाती है, ये रेडियो यहाँ पेड़ पर कैसे आया? तभी अजय आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है रामायण के ज़माने में यहाँ कई वानर सेना रहा करते थे, अब वानर नहीं सिर्फ बंदर रह गए हैं। ये बंदर आसपास के घरों से कुछ भी चुरा लेते हैं और पेड़ों पर छुपा देते हैं। अपर्णा सोचती है और बोलती है, तो फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने ही तुम्हारे पापा की गन चुरा ली हो। अजय अपर्णा से कहता है, मुझे पता था तुम यही सोच रही होगी, लेकिन पापा ने पहले से ही यह सब सोच रखा था, इसलिए उन्होंने मनियम और कुछ लोगों को बुलाया है ताकि पेड़ों पर चढ़कर ढूंढा जा सके कि कई बंदरों ने गन तो नहीं छुपा दी। और हाँ, पापा को चच्चू बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पहली बार हमें पता चलता है कि चच्चू दरअसल अप्पू की पहली पत्नी प्रवीणा से पैदा हुआ बेटा था।
प्रवीणा की मृत्यु 4 साल पहले कैंसर की वजह से हो गई थी और उससे 2 साल पहले ही उनका बेटा चच्चू भी लापता हो गया था। कई साल बाद अजय ने अपर्णा के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। फिर कहानी वापस अपने मुख्य ट्रैक पर लौटती है। मन्यम और उसके साथी पेड़ों पर चढ़कर कुछ पुराने सामान तो ढूंढ निकालते हैं, लेकिन गन का कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी ओर अपू को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे का टूटा हुआ दरवाजा जैसे तैसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा, लेकिन वो जैसे तैसे अटका कर छोड़ देता है और गाड़ी लेकर बाहर निकल पड़ता है। रास्ते में भारी ट्रैफिक होता है, तभी एक कांस्टेबल उसे पहचान कर गाड़ी को जल्दी पास करवा देता है। अपू एक सुनसान फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है, जहां हम सुमन से मिलते हैं। सुमन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन साथ ही अवैध शराब का धंधा भी चलाता है। बहुत से लोग उसे शराब खरीदने आते हैं। अपू और सुमन एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे काफी पुरानी जान पहचान हो। वही दूसरी ओर अजय हमेशा अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक दोस्त से अक्सर ऐसे मिसिंग केस के बारे में पूछता है, जिनमें गुमशुदा बच्चा चच्चू जैसा दिखता हो। अजय अपने ऑफिस में होता है, जहां उसके साथी मजाक में पूछते हैं, हनीमून पर कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी वाइफ पहले क्या करती थी। इसी तरह की बात चल रही होती है, तभी एक कलीग के पास कॉल आता है, जिसमें जानकारी मिलती है कि फॉरेस्ट एरिया में फायरिंग हुई है और कई राउंड गोलियां चली हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम और लोकल पुलिस मौके पर रवाना होती है। गांव वाले भी वहां जमा हो जाते हैं और सारा शक सुमन पर जाता है। गांव वालों का मानना है कि सुमन पहले नक्सलियों के लिए काम करता था, बम बनाना भी जानता था, इसलिए वो शक के घेरे में है। जब पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां जांच करती है, तो पता चलता है कि कोई बम वगैरह का सामान नहीं मिला, बल्कि ये फायरिंग पिस्तल से हुई थी और पिस्तल वही लग रही थी जो अपू की मिसिंग गन हो सकती है। अब अजय के मन में यह बैठ जाता है कि क्या ये वही गन है जो पापा के सालों पहले खो गई थी। रात हो जाती है, लेकिन अपू अभी तक घर नहीं लौटते। अपर्णा चिंता में अजय को पूछती है, आपके पापा सुबह से बाहर हैं, अभी तक नहीं आए। अजय कहता है वो अपने काम खुद करते हैं, कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे। उधर हम अपू को देखते हैं, जिनकी गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाती है। वो अपने बेटे को कॉल करते हैं। अजय वहां पहुंचता है और उसकी मौजूदगी में गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। दोनों घर लौटते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी अपू जंगल की तरफ निकल जाते हैं और कुछ कागज वगैरह जला रहे होते हैं। घर की खिड़की से अपर्णा सब कुछ छुपकर देखती है कि आधी रात के बाद भी उसके ससुर जंगल में जाकर कुछ जला रहे हैं और किसी को कुछ भनक तक नहीं। अगली सुबह अपर्णा ये सारी बात अजय को बताती है। अजय को शक होता है और वो शिवा को भी बुला लेता है। तीनों उस लोकेशन पर जाते हैं। शिवा उस जगह को देखकर कहता है, यह जगह पूरी तरह काली पड़ गई है, लगता है यहाँ पहले भी कुछ जलाया गया है। अजय कहता है, हम लोग कभी इधर नहीं आते। उसी वक्त अपू भी वहाँ आ जाता है और यह सब देख रहा होता है। शिवा पूछता है, अंकल ये प्रॉपर्टी कहाँ तक आपकी है। अपू धीरे से जवाब देता है, ये पूरा इलाका कभी मेरा ही था, लेकिन 2 साल पहले आधी जमीन बेचनी पड़ी। फिर जाते जाते शिवा अजय को एक जरूरी सलाह देता है। अजय, तुम्हारे पापा को सुमन के साथ अक्सर घूमते हुए देखा गया है। इस वक्त माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, फायरिंग हुई है और तुम्हारे पापा की गन भी गायब है। सुमन का नक्सली बैकग्राउंड रहा है, ऐसे में जरूरी है कि तुम्हारे पापा कुछ समय के लिए उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि अब बहुत सारी बातें आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं। शिवा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां कर्नाटक पुलिस से एक मेल आता है। एक लापता बच्चे की लाश मर्चरी में पड़ी है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। बच्चे का चेहरा हूबहू चच्चू जैसा दिख रहा है। शिवा यह खबर तुरंत अजय को फॉरवर्ड करता है। अजय अपर्णा को साथ लेकर तुरंत कर्नाटक निकल पड़ता है। उधर अपू अपने कमरे में वो अखबारों की पुरानी कटिंग्स काट काट कर फोल्डर में रख रहा होता है। ये सभी खबरें उसकी गुमशुदा पोते चच्चू से जुड़ी होती है। वहां पर कर्नाटक मर्चरी में जब अजय उस बच्चे की लाश देखता है तो रोते हुए सिर झुका देता है, बट ये चच्चू नहीं था। इसी बीच घर पर एक महिला जनगणना अधिकारी आती है। वो अपू से पूछती है, इस घर में कौन कौन रहता है। अपू उसे एक कागज पकड़वाता है और कहता है, इसमें सारे नाम और डिटेल्स है। लेकिन जब महिला एक एक करके सवाल पूछती है
तो आश्चर्यजनक रूप से अप्पू अपने ही बेटे का नाम याद नहीं कर पाता। यहाँ साफ पता चलता है कि अप्पू को भूलने की बीमारी है, वो कभी कभी सब कुछ भूल जाता है। कर्नाटक से लौटने के बाद अपर्णा उस मर्चरी की घटना को भूल नहीं पाती। एक रात वो चुपचाप अप्पू के कमरे में जाती है, उसका फ़ोन चेक करती है और साथ ही कुछ पुराने नोट्स भी पढ़ती है। अप्पू को सब एहसास हो जाता है कि कोई उसके कमरे में आया था। वो गुस्से में अजय पर चिल्लाता है, क्यों आते हो मेरे कमरे में, पहले ये दरवाज़ा ठीक करवाओ। उसके जाने के बाद अपर्णा धीरे से कहती है, उनके फ़ोन में सिर्फ 10 नंबर है और वो हर समय कुछ अजीब से नोट्स बनाते रहते हैं। अजय उसे टोकते हुए कहता है, तुम उनके कमरे में क्यों गई, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी चीज़ों को हाथ लगाए। तब अपर्णा कहती है, कल रात मैंने उन्हें जंगल में कुछ जलाते देखा था और ये टैबलेट्स भी उनके कमरे से मिली। ये दवाइयाँ मानसिक बीमारी वाले मरीजों को दी जाती हैं। ये सुनते ही अजय गहरे सोच में डूब जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो बताता है, पापा को भूलने की बीमारी है, मेरा बेटा चच्चू भी इसी बीमारी से पीड़ित था। जब माँ की मौत हुई उसके बाद पापा और ज़्यादा बदल गए। मैंने कई बार उन्हें डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन हर बार वो नाराज़ हो जाते थे, कहते थे मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। फिर अजय अपर्णा को बताता है कि कुछ समय पहले उसकी पापा के पुराने दोस्त जेकब से बात हुई थी। अजय ने जेकब से पूछा था, क्या आपको पापा की तबीयत के बारे में पहले से पता था? जेकब कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर आवाज़ में बोला, अजय तुम्हारे पापा रिटायर नहीं हुए थे, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया था। उनकी सर्विस रिवॉल्वर खो गई थी और वो हमें वॉशिंग मशीन में मिली। यह सुनकर अजय और अपर्णा दोनों सन्न रह जाते हैं। फिर अपर्णा अजय से पूछती है, तुमने कहा था चच्चू 2 बार लापता हुआ था, लेकिन दोनों बार मिल गया। तीसरी बार जब वो गायब हुआ तो तुमने बताया था कि वह पापा के साथ था। क्या पापा को उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ याद है या वो भूल गए? अजय अब गहरे सोच में डूब जाता है। पहली बार उसे भी शक होने लगता है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि जंगल में किसी का कंकाल मिला है। अजय भी वहां आता है, लेकिन जांच में पता चलता है कि वो कंकाल इंसान का नहीं बल्कि एक बंदर का था। शिवा वहां अजय से कहता है, तुम लोग घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ, घर आकर सब कुछ बताता हूँ। रात को शिवा अजय के घर आता है और एक बड़ा खुलासा करता है। डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है और बताता है उस बंदर को गोली लगी थी। और एक और बात, 2 साल पहले ही तुम्हारे पापा ने वो जमीन बेच दी थी, उससे पहले तक वो जमीन तुम्हारे पापा के नाम की ही थी। एक सीन जिसमें फिर से अप्पू अपने कमरे में बैठा होता है, पुराने अखबार की कटिंग चुपचाप जोड़ रहा होता है। हम यहाँ देखते हैं हर एक खबर चच्चू की गुमशुदगी से जुड़ी हुई है। शिवा और अजय बात कर रहे होते हैं। जो गोली उस बंदर के शरीर से निकली है वो 35 बोर की है और यही बोर नंबर तुम्हारे पापा की मिसिंग गन का है। शिवा धीरे से कहता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, 3 साल पहले तुम्हारा बेटा भी गायब हुआ था और 2 साल पहले तुम्हारे पापा ने वो जमीन बेच दी। शिवा अजय की आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है? और शक की निगाहें सब एक ही बंदे पे जा रही है, तुम्हारे पापा पर। एक दिन अजय अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। जब वह फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहा होता है तो उसे दूर एक जाना पहचाना दृश्य दिखता है। उसके पिता फिर से सुमन से बात कर रहे होते हैं। उसे हैरानी होती है, वो चुपचाप सब देखता है। लौटकर जब वो अपने पिता से पूछता है, पापा आप वहाँ क्या कर रहे थे और सुमन से क्या बात हुई? अप्पू बड़ी मासूमियत से मुस्कुराता है और कहता है, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही टहलने निकला था, किसी से कोई बात नहीं हुई। अजय को इस बात पर शक होता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहता और उन्हें घर लेकर लौट आता है। कुछ समय बाद अप्पू अस्पताल जाता है, जहां वे अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स और बिल्स के हिसाब किताब के बारे में पूछताछ करते हैं। वापस लौटते वक्त रास्ते में एक चौराहे पर पहुंचकर वे उलझ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि घर किस दिशा में है। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़े रहते हैं। एक गांव की लोकल बस देखकर उसके पीछे गाड़ी लगाकर घर पहुंचते हैं तो बाहर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा होता है जो खुद को अमृत बताता है और कहता है, मैं आपका पुराना आर्मी वाला दोस्त हूँ। अप्पू उसे अंदर ले जाते हैं और उसे चाय पानी ऑफर करते हैं। वो अपनी पुरानी डायरिया और नोट्स निकालते हैं, शायद अमृत की कोई पहचान उसमें मिल जाए। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही एक पुराना नोट पलटते हैं उनकी नज़र एक लाइन पर पड़ती है, जो भी यह आदमी कहेगा उस पर भरोसा मत करना। अप्पू के चेहरे का रंग बदल जाता है। अब अप्पू को समझ में आता है कि यह व्यक्ति अमृत नहीं है। वह उससे सवाल करता है, तुमने कहा था कि हम साथ पोस्टेड थे, लेकिन उस जगह का नाम क्या था? इस पर
अजनबी जवाब देने में हिचकिचाता है। अगले ही पल माहौल बदल जाता है। सवाल जवाब से बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। अप्पू पूरी ताकत से उसका सामना करता है। उसी समय अजय घर आता है। जब तक अजय कुछ समझ पाता, अजनबी जोर से अप्पू को धक्का दे देता है। अप्पू जमीन पर गिरते हैं और जब उठते हैं वो सब कुछ भूल चुके होते हैं। अमृत माहौल को संभालता है और चुपचाप अजय को बाय कहकर वहां से निकल जाता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा फोटोग्राफर आता है। उसने कुछ साल पहले जंगल में एक बंदर की तस्वीर खींची थी, जिससे अब वो पुलिस के साथ शेयर करता है। जैसे ही तस्वीर पुलिस के हाथ लगती है, सन्नाटा छा जाता है। फोटो में साफ दिखता है कि बंदर के पास एक गन है। एक कांस्टेबल पहचान लेता है, ये तो अप्पू सर की सर्विस रिवॉल्वर है। अप्पू को थाने बुलाकर कंफर्मेशन लिया जाता है। वो कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर झुकाकर मान लेते हैं, हाँ ये मेरी ही गन थी। लेकिन इंस्पेक्टर गंभीर होकर कहते हैं, इस जानकारी को बाहर मत आने दीजिए, इससे लोग घबरा सकते हैं। इधर घर में अप्पू फिर से पुराने कागजात और अखबार की कटिंग्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें जलाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार अपर्णा चुपचाप उनका पीछा करती है। जब अप्पू कटिंग जलाकर जा रहे होते हैं, अपर्णा जल्दी से वहां जाकर कुछ बचे हुए कागजात उठा लेती है। तभी अप्पू अचानक फिर से लौट आते हैं और अपर्णा के हाथ जले हुए कागज देखते हैं और इस पर अप्पू को गुस्सा आता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में अजय भी आता है और फिर तीनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि धक्का मुक्की में सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। गिरते ही अप्पू जैसे होश खो बैठते हैं। वो चारों तरफ देखने लगते हैं, जिससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और दोनों को डांटते हैं, तुम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हो, घर में जाकर बात करो। अपर्णा बाद में अजय से कहती है, तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और अब ये बात हमें सुमन से साफ करनी होगी। फिर अजय और अपर्णा सुमन से मिलने जाते हैं। सुमन एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक दिन मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी मैंने देखा तुम्हारे पापा एक बंदर की लाश के पास खड़े हैं और उनके पास तुम्हारा बेटा चच्चू भी था। बंदर को गोली लगी थी। तुम्हारे पापा ने कहा इसने मेरी गन उठा ली थी और बंदर को गोली मार दी। जब मैंने पूछा अजय और प्रवीणा कहाँ है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। बाद में मुझे पता चला कि तुम लोग डॉक्टर के पास गए थे। मैंने बंदर को चुपचाप दफना दिया और किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद अप्पू फिर मेरे पास आए और बोले मेरी गन खो गई है। मैंने उन्हें पूरी घटना दोबारा बताई, लेकिन वो सब कुछ भूल चुके थे। तब से वो बार बार मेरे पास आते हैं और उन्हें हर बार मैं वही कहानी सुनाता हूँ, जैसे कुछ नया सुना रहा हो। अब पुलिस भी शक के घेरे में आ चुकी होती है। अप्पू को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है गन कैसे गायब हुई, बंदर को कैसी गोली लगी और चच्चू का क्या हुआ। इधर अपर्णा को अप्पू के कमरे में एक पुराना नोटबुक मिलता है, जिसमें लिखा होता है गन में कुल 6 गोलियां थी, अब सिर्फ 4 हैं, 2 गोलियां गायब हैं। अब यह सवाल उठता है कि एक गोली तो बंदर को लगी थी, लेकिन दूसरी गोली कहाँ गई। इसी बीच अजय पुलिस स्टेशन आता है और अमृत को साथ लेकर आता है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद अमृत सब कुछ बताता है। मैं आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। अप्पू मेरा मरीज है। जब वह घबराहट में आ जाते हैं या किसी सदमे में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने वही किया। उन्होंने पैनिक में आकर पैंट में पेशाब कर दिया था और सब कुछ भूल गए। उनके मेडिकल हिस्ट्री में यह दर्ज है, मैं ही उनका ग्रुप थेरेपिस्ट हूँ। यह सुनकर पुलिस अमृत को छोड़ देती है। लेकिन अब सवाल सिर्फ चच्चू की गुमशुदगी तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल उस दूसरी गोली का है जो आज तक नहीं मिली। हायर अथॉरिटी के पुलिस अधिकारी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, इतने सालों तक अप्पू के पास गन का लाइसेंस कैसे था? क्या तुम लोग समय समय पर बैकग्राउंड चेक नहीं करते? अगर वो फिर बाहर आ गया तो हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक साइकोपैथ के पास गन होना ही नहीं चाहिए था। इसी बीच अजय अप्पू को फिर से घर ले आता है। अप्पू को महसूस होता है उसके कमरे में कोई आया था और अजय पर वो गुस्सा करता है, लेकिन अजय और अपर्णा कुछ नहीं कहते। बाद में अपर्णा डॉक्टर से सच्चाई जानने की कोशिश करती है। डॉक्टर बताते हैं कि अप्पू बीते समय को भूलने की कोशिश करता है, इसलिए वो तस्वीरें, पेपर कटिंग जैसी चीजें जलाता है। अजय फिर अपर्णा से पूछता है, तुम्हें क्या जरूरत थी पापा के कमरे की तलाशी लेने की और ये सब देखने की? अपर्णा तब एक गन निकालती है और कहती है, ये गन पहचानते हो, ये तुम्हारे पापा की है। उनके कमरे की तलाशी के दौरान मुझे ही मिली थी। ये सुनकर अजय एकदम सन्न रह जाता है। अपर्णा आगे कहती है, पुलिस को जो फोटो मिले थे जिसमें बंदर के हाथ में गन थी,
वो नकली थी। तुम्हारे पापा को सब कुछ पहले से पता था, पर उन्होंने गन पुलिस को क्यों नहीं सौंपी? कुछ तो है जो तुम और तुम्हारे पापा मुझसे छुपा रहे हो। तभी अजय एक बेहद दर्दनाक कहानी बताता है। तुम्हें याद है चच्चू, आखिरी बार अप्पू के साथ था। जब हम घर लौटे थे तो अप्पू पर इल्ज़ाम लगने लगे, लेकिन हमने कभी उन्हें दोष नहीं दिया। मेरे पापा खुद को ही दोषी मानने लगे और तब से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पेपर कटिंग्स, क्लूज, हर बार वो असली कातिल तक पहुंच जाते, लेकिन फिर सबूत जला देते और ये सिलसिला बार बार दोहराते रहे। हर बार सच्चाई सामने आती है, लेकिन वो उसे छुपा देते थे क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर थे। उन्हें केस सुलझाना आता था, पर शायद ये दर्द वो सह नहीं पाते। अपर्णा गुस्से में सवाल करती है, तो इतने सालों में तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि असली गुनहगार कौन है? अगर नहीं जानते तो तुम झूठ बोल रहे हो। अजय फिर चुप हो जाता है और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कांपती आवाज़ से सारा सच बताता है। जिस दिन मैं प्रवीणा को टेस्ट के बाद घर ले आया, उसके साथ चच्चू भी था। उन्हें छोड़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाजार चले गया कुछ सामान लेने। जब लौट कर आया तो मेरे होश उड़ गए। प्रवीणा कमरे में पागलों की तरह बैठी थी और सामने चच्चू का खून से लथपथ शरीर पड़ा था। पास में पापा की गन भी थी। प्रवीणा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस इतना कहा कि पापा की गन से खेलते वक्त चच्चू ने खुद को गोली मार दी। वो सदमे में थी। मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गया। जब वापस आया तो न चच्चू की लाश थी, ना कोई सबूत, और मेरे पापा ऐसे मिल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसी वक्त मैं समझ गया था मेरे पापा ने सब कुछ मिटा दिया। उन्होंने चच्चू की लाश गायब कर दी, सारे सबूत मिटा दिए। आज वो भले ही भूलने की बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन तब भी हर बार अपने परिवार को बचाने में लगे रहते हैं। उन्हें शायद हर वक्त छानबीन के दौरान अंत में सच्चाई पता चलती है, लेकिन जब उन्हें दिखता है कि इसमें हम फंसे हैं, हर बार वो सबूत जला देते हैं। उन्होंने खुद को ही दोषी मान लिया ताकि हम पर आँच ना आए, चाहे गलती मेरी हो या मेरे बच्चे की। और अंत में फिर वही दृश्य दिखाया जाता है। अप्पू फिर एक बार केस सुलझाता है, सब कुछ जान लेता है और फिर से सारे सबूत जला देता है। पीछे से अजय आता है, अपने पापा को गले लगाता है। पीछे से अजय आता है और अपने पापा को गले लगाता है, और यहीं पर ये इमोशनल थ्रिल से भरी किष्किंधा कांदम फिल्म की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी किष्किंधा कांदम फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है ये भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने पुष्पा 2 फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।